हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तभी से हम देखते हैं कि इंडिया एक डायलेमा में आ गया है, जहां पर इंडिया पर यूएसए और वेस्टर्न नेशंस प्रेशर बना रहे हैं कि वो रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल या और भी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर रशिया के खिलाफ कुछ बोले। मगर हमने देखा है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन आया है वहां पर इंडिया एब्सेंट रहा। इस सिनेरियो को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया रशिया के रिलेशंस को देखते हुए इंडिया यूएसए के रिलेशंस और इंडिया के बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आखिरकार क्या हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं इंडिया और रशिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कैसे रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1990 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है उसके बाद किस तरह से रिलेशंस में चेंज आया। हम यहाँ पर चेंजिंग डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर इंडिया यूएसए और इंडिया रशिया के बीच रिलेशन चेंज होते हुए दिखते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखकर इंडिया आगे क्या कर सकता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे आज़ादी के बाद यूएसएसआर से और रशिया से। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, वो काफ़ी ट्रस्ट करते थे सोवियत यूनियन पर और उनको सोवियत यूनियन के सोशलिस्ट आइडियाज़ पसंद थे। इसलिए हम देखते हैं इंडिया और यूएसएसआर साथ मिलकर काम करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही इन रिलेशंस की कि आज़ादी के बाद से जैसे ही कश्मीर इशू उठता है तभी से यूएसएसआर इंडिया का सपोर्ट करता आ रहा है इस इशू पर, जो काफ़ी क्रूशियल था इंडिया के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया उस वक्त नया नया देश बना था, इंडिया को उस वक्त बहुत ज़्यादा असिस्टेंस की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, ताकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट नेशन बन सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूएसएसआर ने इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी और भी कई क्षेत्रों में मदद करी और साथ मिलकर इंडिया और यूएसएसआर ने काम किया। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि बीएचईएल, ओएनजीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां, स्टील कंपनियां भी इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर खोली और ये सब कंपनीज आज के समय में सक्सेसफुल कंपनीज हैं इंडिया की। इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर कुंडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया और इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, उसको भी रशिया ने लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया और यूएसएसआर के आज़ादी के बाद से ही। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है 1957 से लेकर यूएसएसआर ने इंडिया के फेवर में अपनी वीटो पावर का यूज किया। सबसे पहला इंस्टांस हमको देखने को मिलता है 20 फरवरी 1957 में। उसके बाद यूएसएसआर ने 22 जून 1962 में भी इंडिया के फेवर में वोट किया और इंडिया के खिलाफ जो यूएनएससी में रेजोल्यूशन आए थे उनको रोका। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूएसएसआर ने जो इंडिया को दिया था वो 1971 में था, जहां पर इंडिया एट वॉर था अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने बाद में ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराकर बांग्लादेश बनाया। फ्रेंड्स, उस समय यूएसए का काफ़ी प्रेशर था इंडिया पर, यूएसए धमकी दे रहा था कि वो इंडिया पर अटैक कर सकता है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएसएसआर ने काफ़ी इंडिया की हेल्प करी। उस टाइम इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी और फिर यूएसएसआर ने 1971 के दिसंबर में जितने भी रेजोल्यूशंस आए इंडिया के अगेंस्ट उन सबको रोका यूएसएसआर ने 1971 में। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि यूएसएसआर ने इंडिया का हमेशा क्रूशियल मूवमेंट्स पर सपोर्ट किया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमको देखने को मिलती है वो ये है कि यूएसएसआर से इंडिया लगातार डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता रहा है। लगभग 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स हम कुछ समय पहले तक रशिया से लेते थे और आज के टाइम में भी हम लगभग 50% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें बताती हैं कि इंडिया यूएसएसआर पर और अब रशिया पर काफ़ी डिपेंडेंट रहा है आज़ादी के बाद से ही, और एक बहुत ही यूनिक रिलेशंस रहे हैं इंडिया के और रशिया के, जहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ये तो बात थी इंडिया और रशिया रिलेशंस की। आइए अब हम देखते हैं कैसे रिलेशंस रहे इंडिया और यूएसए के आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमने डिस्कस करा, प्राइम मिनिस्टर नेहरू काफ़ी क्लोज थे यूएसएसआर के, इसलिए यहाँ पर यूएसए को लगता था कि इंडिया कोल्ड वॉर में यूएसएसआर का साथ देगा। मगर यहाँ पर इंडिया ने ये बात हाईलाइट की थी कि वो अपने आप को कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहता है। इंडिया बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता वर्ल्ड पावर्स के बीच, जहां पर एक तरफ यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी और यूएसए एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे। मगर यहाँ पर इंडिया का कहना था कि इंडिया इन दोनों ब्लॉक से दूर रहेगा और अपने हिसाब से अपने इशूज़ पर बात करेगा। मगर इंडिया के लिए टेंशंस बढ़ जाती हैं जब पाकिस्तान यूएसए के क्लोज आना चालू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं 1954 में पाकिस्तान और यूएसए ने एक डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी साइन करी।
उसके बाद हमने ये भी देखा पाकिस्तान यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट अलाय बन जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान मेंबर बनता है सीओटो का और सेंटो का, जो कि एक डिफेंस अलायंस थी, जिसका ये मतलब था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो बाकी सब मेंबर कंट्रीज ऑफ सीएटो एंड सेंटो मिलकर इंडिया पर अटैक कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था इंडिया के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि 1971 में इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है यूएसएसआर से। यहाँ पर हमको ये चीज भी देखने को मिलती है कि यूएसए ने लगातार कश्मीर इश्यू को रेज करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ पर यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट बात करी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि रशिया ने सपोर्ट करा हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये बात भी यहाँ पर नोट करना चाहिए कि यूएसए स्टार्टिंग से ही इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट रहा है और यूएसए ने समय समय पर इंडिया पर सैंक्शंस भी लगाए जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1970s में और 1998 में। मगर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद यूएसए और इंडिया के बीच हमेशा संबंध खराब ही रहे। कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं हमको इन रिलेशंस में, जहां पर हमने देखा इंडिया चाइना वॉर में यूएसए ने इंडिया का सपोर्ट किया था और ये बोला था कि और संभव मदद करेगा इंडिया की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूएसए के एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन ने इंडिया की मदद करी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, जिसके बाद इंडिया फूड सिक्योरिटी और फूड इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाता है। मगर मेजरली यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आज़ादी के बाद इंडिया रशिया के काफ़ी क्लोज था और यूएसए से काफ़ी दूर था। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियो एस्टेब्लिश होता है 1990s में। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1990s में सबसे पहले यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है और उसका सबसे बड़ा सक्सेसर स्टेट होता है रशिया। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद रशिया इतना कैपेबल नहीं होता है कि जितना सपोर्ट यूएसएसआर ने किया था उतना रशिया सपोर्ट कर सके इंडिया का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको फिर ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया खुद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाता है 1990s में, जहाँ पर वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है और इसके तहत यूएसए और वेस्टर्न नेशंस की कंट्रीज के लिए इंडिया का मार्केट खुल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ने लगता है। यहाँ पर यूएसए ने 1999 में इंडिया को सपोर्ट किया था कारगिल वॉर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यूएसए बुलाकर बात करी थी इस वॉर को लेकर। तो यहाँ पर हमको पहली बार देखने को मिलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली बार यूएसए ने इंडिया का सपोर्ट किया। और फ्रेंड्स, पूरी डायनामिक्स बदल जाती हैं 9/11 अटैक के बाद। फ्रेंड्स, जैसे ही 2001 में 9/11 अटैक होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए को समझ में आता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए कम्प्लीटली शिफ्ट होना चालू कर देता है इंडिया की तरफ और इंडिया और यूएसए के बीच हर फील्ड में कोऑपरेशन चालू हो जाता है। मगर यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया और यूएसए जब क्लोज आ रहे थे, इसका ये मतलब नहीं था कि इंडिया और रशिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस कम हो गए थे। इंडिया और रशिया के बीच भी रिलेशंस अच्छे चलते रहे। यहाँ पर रशिया के साथ इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरता है, जहाँ पर इंडिया अरिहंत जैसी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बनाने की बात करता है और यहाँ पर इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई। उसके साथ साथ इंडिया यहाँ पर टैंक्स बनाने की बात भी करता है रशिया के साथ। इंडिया रशिया के साथ मिलकर स्पेस कोऑपरेशन भी करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि इंडिया और रशिया के बीच रिलेशंस खराब हो रहे थे, मगर यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए रशिया और इंडिया के मुकाबले। और अगर बात करें सबसे बड़ा रीज़न क्या था जिस वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यूएसए ने अपना स्टांस बदला कश्मीर इशू पर। यूएसए ने ये बोलना चालू किया कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर किसी तीसरी पावर को बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए ने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सपोर्ट करना चालू किया, जहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच 2005 में हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील साइन होती है। यहाँ पर यूएसए ने एग्जम्पशन भी दिलाया था इंडिया को 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से कि यूएसए ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए के साथ इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी काफ़ी बढ़ते हैं इस पीरियड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे पीरियड में चेंज इन डायनामिक्स होता है बिटवीन इंडिया यूएसए एंड इंडिया रशिया रिलेशंस। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिसेंट सिनेरियो क्या है इन रिलेशंस के बीच। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट इंडिया और यूएसए के पास आने का यही है कि राइज ऑफ चाइना की वजह से इंडिया और यूएसए दोनों के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस पैदा हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चाइना की मिलिट्री पावर काफ़ी बड़ी है और उसके बाद चाइना काफ़ी असर्टिव हो गया है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, लैंड पर भी और सी पर भी। साउथ चाइना सी में चाइना अपनी मोनोपोली चाहता है और उसी तरीके से लैंड बाउंड्रीज में भी चाइना किसी भी कंट्री के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहता और अपने टर्म्स को डिक्टेट करता है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि चाइना ने कश्मीर इशू को उठाना चालू करा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है
कि यूएसए इंडिया को अब सपोर्ट करता है चाइना के अगेंस्ट इन रिजोल्यूशन में और कश्मीर इशू पर इंडिया का साथ देता है। एक और सबसे बड़ा पॉइंट जो इंडिया और यूएसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फ्रेंड्स, यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म का इस रीजन में, और इसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान की फंडिंग को भी बंद करा, उसको एड देना भी बंद करा और इंडिया की सोच को समझा और इंडिया को सपोर्ट करना चालू करा काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए ने इंडिया को प्रमोट किया है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में। इंडिया को यूएसए ने कुछ मेजर ग्रुप्स का पार्ट बनाया, जैसे कि वेस्टर्न अरेंजमेंट, MTCR ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार यूएसए इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है, मगर वहां पर चाइना इंडिया को बार बार ब्लॉक कर रहा है। और लास्ट में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यहाँ पर चाइना बिल्कुल अगेंस्ट है इंडिया की मेंबरशिप से। रशिया ने भी समय समय पर सपोर्ट किया है इंडिया की मेंबरशिप को, मगर जितना सपोर्ट इस वक्त यूएसए दे पाएगा इंडिया को इस मेंबरशिप के लिए, उतना सपोर्ट शायद और कोई कंट्री ना दे पाए इस वक्त। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए यूएसए का सपोर्ट अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि चाइना के चीप प्रोडक्ट्स की वजह से इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कोलैप्स कर रहा है। इंडिया की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया को जरूरत है दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएसए जैसी कंट्रीज की, जो सपोर्ट कर सके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में। एक और क्रूशियल पॉइंट जो इंडिया के लिए है वो है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने दूसरी कंट्रीज में अपने नेवल बेसिस बनाना चालू किए हैं, वहां पर वो अपना कंस्ट्रक्शन करता है। इंडिया के नदर्न रीजन में जहां पर वो पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बिल्कुल खिलाफ है। और इंडिया यहाँ पर चाइना को रोकना भी चाहता है, मगर यहाँ पर उसको सपोर्ट लगेगा बाकी कंट्रीज का। इसी पॉलिसी के तहत चाइना ने इंडिया को घेर भी लिया है इंडियन ओशियन में स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी स्ट्रेटेजी के तहत, और चाइना यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर क्वाड ग्रुप भी बनाते हैं ताकि वो चाइना को रोक सकें इस रीजन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए के लिए इंडिया एक बैलेंसिंग पावर की तरह रोल प्ले करता है चाइना के अगेंस्ट, और इंडिया को यहाँ पर एज अ लीडर की तरह देखा जाता है, जो काफी क्रूशियल है इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जो सबसे बड़ी चिंता की बात देखने को मिलती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो वो ये है कि रशिया और चाइना भी काफी क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। यहाँ पर हमने देखा कि चाइना ने रशिया का सपोर्ट किया यूक्रेन इशू पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताता है कि चाइना रशिया के साथ कितना क्लोज आ चुका है, और हो सकता है कि जब इंडिया और चाइना की फाइट हो तो रशिया ना चाइना की मदद कर पाए ना इंडिया की मदद कर पाए, और इस सिनेरियो में फिर यूएसए बड़ा रोल प्ले कर सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी क्रूशियल है इंडिया के लिए रशिया भी और यूएसए भी। हिस्टोरिकली रशिया ने हमारा साथ दिया है, मगर फ्रेंड्स रिसेंट टाइम्स में हमको यूएसए काफी क्लोज आता हुआ दिखता है इंडिया से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इंडिया को इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है इस सिचुएशन में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको इंटरनेशनल रिलेशन का ये रूल याद रखना चाहिए कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी नेशन हो, फर्क नहीं पड़ता, हर कंट्री एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ पर जिस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है वहाँ पर वो कंट्री काम करती है, वहाँ पर वो कंट्री बोलती है। यही रूल इंडिया पर भी लागू होता है। आज अगर इंडिया यूक्रेन क्राइसिस पर कुछ नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट होगा, तभी इंडिया के गवर्नमेंट ने ये स्टांस लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इंटरनेशनल रिलेशंस की इस डॉक्ट्रिन को भी याद रखना चाहिए, पैलेस्ट्रम डिक्टेटम, जो बोलता है कि कोई भी दो देश कभी भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ये सब सिनेरियो चेंज होते रहते हैं समय समय के हिसाब से। जैसा कि हमने इतिहास में देखा है कि एक समय पर यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बम्स गिराए थे, मगर फ्रेंड्स आज यूएसए और जापान काफ़ी क्लोज अलाइज हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी कोई भी सिनेरियो चेंज हो सकता है, और हर इशू पर हमको एक ओपन माइंड के साथ सोचना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया ने बार बार ये बात हाईलाइट की है कि इंडिया हमेशा से ही इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करता है, और यहाँ पर इंडिया हाईलाइट करता है कि इंडिया खुद और बाकी कंट्रीज को भी प्रमोट करता है कि वो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। और साथ में हमेशा इंडिया ने इस बात की तरफदारी की है कि पीसफुल रेजोल्यूशन की बात होनी चाहिए। हमेशा जिन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है उनको एक टेबल पर बैठकर बात करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, और इंडिया कभी भी वॉर और वायलेंस के फेवर में बात नहीं करता है। और यही बात इंडिया ने रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में बोली, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये बोला है कि उन्होंने पुतिन को ये बात कन्वे की है कि पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए और वायलेंट एक्टिविटी को खत्म किया जाए। मगर फ्रेंड्स, इंडिया
रियल पॉलिटिक्स भी समझता है। इसका ये मतलब होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीज़ें कही जाती हैं और कुछ चीज़ें करी जाती हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत होता है। यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूएस है, इंडिया को इन दोनों के बीच में किसी एक को चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है रियल पॉलिटिक्स में। ये कोई जीरो सम गेम नहीं होता है जहां पर किसी आप एक को ही चूज कर सकते हैं। इंडिया ने बोला है कि वो इशू बेस्ड एंगेजमेंट में बिलीव करता है, ना कि किसी एक ग्रुप को फॉलो करने में। इंडिया अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस रखता है और हर इशू के बेसिस पर डिसाइड करता है कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है। इसलिए यहाँ पर इंडिया को सिर्फ यूएसए के टर्म्स में या रशिया के टर्म्स में नहीं देखा जा सकता। इंडिया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है जो चूज कर सकती है कि उसको कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, और इसी पॉलिसी के तहत हम देखते हैं इंडिया ने अभी तक काम किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस वीडियो में पूरा सिनेरियो डिस्कस करा है इंडिया, रशिया और यूएसए का। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।